नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम राजनीतिक भूगोल की प्रमुख जो विचारधाराएं हैं प्रिंसिपल स्कूल्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी शास्त्र हो, किसी भी शास्त्र में समय समय पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रचलन होता है। राजनीतिक भूगोल में भी समय समय पर अलग अलग विचारधाराओं का प्रचलन हुआ। इनके माध्यम से ही राजनीतिक भूगोल का स्वरूप विकसित हुआ। प्रत्येक विचारधारा का उद्देश्य राजनीतिक भूगोल के अध्ययन को क्षेत्र को स्पष्ट करना रहा है। जिस प्रकार राजनीतिक भूगोल के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उसी प्रकार विचारधाराओं में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती हैं। राजनीतिक भूगोल की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, उनको हम 3 श्रेणियों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा, पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल। दूसरा है राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा, पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल। और चौथी जो है वह है जीव संबंधी विचारधारा, ऑर्गेनिज्मिक स्कूल। पहली जो विचारधारा है वह है राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा अर्थात पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल। इस विचारधारा के अनुसार राजनीतिक भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि राजनीतिक वातावरण और जो सांस्कृतिक वातावरण है उनका अध्ययन करना। अर्थात दृश्य संबंधी जो विचारधारा है वह राज्य के राजनीतिक वातावरण एवं सांस्कृतिक वातावरण की स्टडी को करना है। इस विचारधारा के अंतर्गत कई सारे तथ्य शामिल किए जाते हैं। जैसे जो प्रमुख तथ्य हैं वह है, पहला है क्षेत्र संबंधी दृश्य अर्थात एरिया। दूसरा जो प्रमुख दृश्य है राजनीतिक दृश्य वह है आंतरिक स्वरूप अर्थात इंटरनल पैटर्न। तीसरा जो है वह है अंतिम तथ्य टर्मिनल एलिमेंट्स। और चौथा है बाह्य स्वरूप अर्थात एक्सटर्नल पैटर्न। पहला है जैसे कि क्षेत्र संबंधी दृश्य। क्षेत्र संबंधी दृश्य में बच्चों जो अध्ययन करते हैं प्रमुख रूप से वह है किसी भी क्षेत्र के या राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उसके स्थिति, विस्तार एवं आकार अर्थात उस क्षेत्र की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है, लोकेशन क्या है उसकी, उसका एक्सटेंशन कितना है, विस्तार कितना है और उसका शेप कैसा है अर्थात उसका आकार कैसा है। दूसरा जो राजनीतिक दृश्य में अध्ययन करते हैं क्षेत्र के अंतर्गत वह है प्रमुख जो केंद्र स्थल हैं और उसके जो नाभि क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करना। और क्षेत्र के अंतर्गत जो तीसरा जो अध्ययन करते हैं वह है राजनीतिक उपविभाग। जैसे कि राजनीतिक उप इकाइयाँ जो होती हैं, स्थानीय होती हैं, प्रांतीय होती हैं, उप प्रांतीय, इन सभी इकाइयों का उपविभागों का अध्ययन करना। इस तरह ये हुआ राजनीतिक दृश्य का जो प्रमुख जो एलिमेंट है। पहला है एरिया, उसके स्थिति, विस्तार, आकार, केंद्र स्थल और नाभि क्षेत्र। फिर विभिन्न तरह की जो राजनीतिक उप इकाइयाँ या उप विभाग हैं जैसे कि स्थानीय, उप प्रांतीय या प्रांतीय, इन सब का अध्ययन करना। राजनीतिक दृश्य के अंतर्गत जो दूसरा प्रमुख तथ्य है वह है आंतरिक स्वरूप अर्थात इंटरनल पैटर्न। इंटरनल पैटर्न के अनुसार कोई भी जो राजनीतिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसमें अलग अलग तरह के जो डिफरेंसेस आते हैं जैसे कि जाति से संबंधित विविधताएं हैं, भाषा संबंधी विविधताएं हैं, धर्म संबंधी विविधताएं तथा जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक उनके संबंध हैं उन सब का जो उन सब में डिफरेंसेस आते हैं, विविधताएं आती हैं, उन सब का अध्ययन आंतरिक स्वरूप में करते हैं विविधताओं में। इसी तरह से आंतरिक स्वरूप में एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन करते हैं, वितरण से संबंधित अध्ययन। तीसरा जो प्रमुख तथ्य है पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल के अंतर्गत जिसका अध्ययन करते हैं वह है टर्मिनल एलिमेंट्स अर्थात अंतिम तथ्य। अंतिम तथ्य अर्थात अंतिम तथ्य से यहाँ तात्पर्य है जो कि जो भी कोई राज्य है, क्षेत्र है, राजनीतिक इकाई है, उसकी सीमाएं और उसका स्वरूप, उसकी सीमाएं किस तरह से, क्या विविधताएं हैं, क्या वहाँ पर विवाद पाए जाते हैं, विवादास्पद क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये अध्ययन करते हैं अंतिम तथ्य के अंतर्गत। इसी तरह से सीमाओं के साथ साथ ही जो अंतिम तथ्य में अध्ययन करते हैं वह है
सीमांत प्रदेश अर्थात कोई दो भौगोलिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र है वह सीमांत क्षेत्र कहलाता है। इस सीमांत क्षेत्र की जो सुरक्षात्मक स्थिति है, वहाँ पर सैन्य और असैन्य जो क्षेत्र हैं और अन्य जो अवरोधक हैं, उन सब का अध्ययन सीमांत प्रदेश में करते हैं। और राजनीतिक दृश्य के अंतर्गत जो चौथा प्रमुख तथ्य है वह है इसका बाह्य स्वरूप। किसी भी राजनीतिक इकाई क्षेत्र का एक्सटर्नल पैटर्न कैसा है, जैसे कि जो बाह्य स्वरूप अर्थात जो बाह्य देश हैं, बाह्य राजनीतिक इकाई है, उन राजनीतिक इकाइयों से किसी राजनीतिक क्षेत्र विशेष इकाई का संबंध कैसा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, औपनिवेशिक स्वरूप कैसा है उस क्षेत्र का, तथा अन्य जो क्षेत्र से उसके समझौते हुए हैं उनका स्वरूप किस तरह से। इस तरह से संक्षिप्त में हम अगर यहाँ वर्णन करें, अध्ययन करें, तो जैसे कि क्षेत्र हैं, क्षेत्र में क्या होगा कि वर्तमान विश्व में जो प्रत्येक जो राजनीतिक इकाई है उसका एक क्षेत्र है वह सुनिश्चित होता है। कोई भी राज्य है वह बिना क्षेत्र के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात जो क्षेत्र है वह किसी राज्य की मूलभूत इकाई है, उसका हृदय है। क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत राज्य की स्थिति, आकार, विस्तार, उद्भव स्थल, राजधानी एवं प्रशासकीय विभाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी तथ्य राज्य के विकास एवं विस्तार को नियंत्रित करते हैं तथा राष्ट्रीय शक्ति एवं एकता की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा है इसका आंतरिक स्वरूप, इंटरनल पैटर्न। राज्य का जो द्वितीय प्रमुख तथ्य है वह है वहाँ के निवासियों का जो सामाजिक स्वरूप है, जो डिफरेंसेस पर जिस पर हमने चर्चा की थी, जैसे भाषा संबंधी विविधताएं हैं, धर्म है, जाति है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं आदि से तात्पर्य है। ये जो तथ्य हैं वह राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अंतिम जो तथ्य हैं टर्मिनल एलिमेंट्स, जो राजनीतिक दृश्य का जो अन्य तथ्य है जिसका हम अध्ययन करते हैं वह है टर्मिनल एलिमेंट्स, जिसमें कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि किस तरह से राज्य के अंतिम तथ्य सीमाएं एवं सीमांत प्रदेश होते हैं, जिसके पश्चात किसी दूसरे राज्य का प्रारंभ हो जाता है। राज्य के लिए सीमाओं की सुरक्षा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। अंतिम जो है इसका वह है बाह्य स्वरूप। राज्य का बाह्य स्वरूप अर्थात एक्सटर्नल पैटर्न। कोई भी राज्य एकाकी नहीं होता है, अपितु इन अन्य राज्यों से विभिन्न प्रकार के इसके संबंध होते हैं। यह अन्य जो राज्य हैं उससे विभिन्न प्रकार के सहयोग स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है। कोई भी शक्तिशाली राज्य है वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने राज्य का विस्तार करता है, चाहे वह उपनिवेश के रूप में हो आदि की स्थापना कोई भी शक्तिशाली राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर लेते हैं। इस तरह यह जो विचारधारा है वह अनेक विचारकों ने एक संकुचित विचारधारा के इसको संबोधित किया है। अनेक विचारकों के अनुसार यह एक तरह की संकुचित विचारधारा है, क्योंकि इसमें राज्य के केवल जो स्थायी तत्व हैं जैसे कि क्षेत्र है, आंतरिक स्वरूप है, विविधताएं हैं, वितरण है, उसकी सीमाएं, सीमांत हैं और बाह्य स्वरूप, बाह्य संबंध आदि पर ही ये किसी भी राज्य की स्थायी तत्व होते हैं। इन्हीं का केवल अध्ययन इस विचारधारा में किया जाता है, किंतु जो राजनीतिक क्रियाएं हैं, इसमें जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। इस विचारधारा का जो प्रचलन है वह मुख्य रूप से फ्रांस में हुआ था। अगली जो विचारधारा है वह राजनीतिक परिस्थिति की विचारधारा है, पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने राजनीतिक भूगोल में मानव तथा मानव समुदाय के अध्ययन को महत्व प्रदान किया, अर्थात इसमें जो मुख्य स्थान जो दिया है राज्य के स्थायी तत्व के अलावा इसमें जो मनुष्य है उसके और मनुष्य समुदाय हैं उसके अध्ययन को इम्पोर्टेंस प्रदान की, और जो क्षेत्र हैं जिसका हम पूर्व की विचारधारा में राजनीतिक दृश्य संबंधी विचारधारा में अध्ययन कर चुके हैं उसको गौण स्थान दिया। इस विचारधारा के अनुसार राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न मानव समुदायों का अध्ययन भू राजनीतिक दृष्टि से करता है, अर्थात जियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उस दृष्टि से जो मानव समुदाय हैं उसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। इनको स्पष्ट करते हुए
जो विचारक हैं, इस प्रवर्तक हैं इस विचारधारा के, उन्होंने जो राज्य के भौगोलिक अध्ययन हेतु निम्नलिखित तथ्य प्रतिपादित किए। सबसे पहला है राजनीतिक परिस्थिति से संबंधित, जो राजनीतिक इकोलॉजी है उससे संबंधित जो पहला कारक है वह है मानव समूह, ह्यूमन ग्रुप्स। दूसरा है मानव समुदाय की आर्थिक व्यवस्था, और तीसरा है मानव समुदाय का प्रशासनिक स्वरूप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। और चौथा जो है राजनीतिक परिस्थिति का जो चौथा प्रमुख तथ्य है वह है सीमा प्रबंध, और पांचवा है बाह्य सामंजस्य अर्थात एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। अब इसका संक्षिप्त वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला जो है वह है मानव समुदाय, ह्यूमन ग्रुप्स। ह्यूमन ग्रुप्स में जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य जो हैं इस विचारधारा के अनुसार किसी भी राज्य का एक अभिन्न अंग होते हैं। अतः मानव अथवा जो जनसंख्या है उसका अध्ययन राज्य के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत एक और मानव समुदाय का जन्म तथा विकास एवं जातीय विशेषताओं का अध्ययन, तथा दूसरी ओर मानव समुदाय के निवास स्थान अर्थात क्षेत्र की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख तथ्य है वह है मानव समुदाय की आर्थिक व्यवस्था। जो पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल है उसका प्रमुख जो तत्व है कि मनुष्य जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किस तरह से सिस्टम स्थापित करता है, स्ट्रक्चर, उसका आर्थिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी राज्य की प्रगति एवं विकास का जो मुख्य आधार है वह क्या है, वहाँ के स्थानीय जो संसाधन है वह होते हैं। प्रमुख संसाधन जो हैं वह राज्य की प्रगति को इंगित करते हैं। इनके सहयोग से मानव समुदाय विभिन्न जो आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से राज्य में की जो प्रगति है उसमें सहायक होते हैं। अतः इस विचारधारा के विचारकों का मत है कि राज्य आर्थिक संसाधनों से संबंधित नियम बनाता है, नवीन संसाधनों की खोज करता है, उनकी उपयोगिता के आधार पर कृषि, खनिज, उद्योग आदि का विकास करता है। अतः राजनीतिक भूगोल में इन सभी संसाधनों का अर्थात जो मानव समुदाय की आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन ग्रुप का, उसका प्रमुख रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो प्रमुख पारिस्थितिकी से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं अध्ययन का वह है मानव समुदाय का प्रशासनिक स्वरूप अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। कि जो मानव समुदाय है, किसी राज्य विशेष में जो निवास कर रहा मानव समुदाय है उसका प्रशासनिक व्यवहार कैसा है। राज्य के जैसे प्रशासन को चलाने के लिए अर्थात शासन तंत्र को चलाने के लिए सुनियोजित प्रशासन आवश्यक होता है। इसमें राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार एवं अन्य उप विभाग जैसे कि जिला, तहसील, नगर पालिका आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उस राज्य का प्रशासनिक स्वरूप कैसा है, जो कि एक छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर है अर्थात जिला, तहसील, नगर पालिका आदि से लेकर के जो उच्च लेवल का है जैसे कि प्रांतीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि से संबंधित तथ्य इसमें, प्रशासकीय तथ्य इसमें शामिल किए जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। चौथा जो प्रमुख परिस्थिति की विचारधारा है उसका जो तथ्य है वह है सीमा प्रबंध अर्थात बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि पूर्व में हमने पढ़ा जो क्षेत्र संबंधी विचारधारा थी, दृश्य संबंधी विचारधारा, उसमें सीमाएं किस तरह की हैं, लेकिन इसमें उन सीमाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राज्य की जो सीमाओं का निर्धारण है, सीमा पार होने वाले व्यापार हैं, व्यापार से उन सीमा पार जो व्यापार हो रहे हैं उनके नियम क्या हैं, फिर सीमा पर सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, सीमा से संबंधित विवाद कौन कौन से हैं आदि का जो अध्ययन है वह राज्य के स्वरूप का ज्ञान राजनीतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। इसी तरह से जो इसका जो अन्य तथ्य है पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल का वह है बाहरी सामंजस्य अर्थात एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। कोई भी राज्य है वह अपने अन्य राज्यों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करता है, राज्य के जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसका अध्ययन इस विचारधारा में किया जाता है। इसी के माध्यम से राज्य का विश्व में स्थान का बोध होता है।
इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इस विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वह मानव समुदाय है, जिसके लिए राज्य समस्त कार्य करता है। देखा जाए तो वास्तव में जो राज्य के कार्यों का अंतिम लक्ष्य है वह जो अपने निवासी हैं, अपनी जो जनसंख्या है, मानव समुदाय है, उसकी प्रगति और उसकी सुरक्षा का प्रबंधन करना होता है। इसके लिए उसे भौगोलिक वातावरण का से सामंजस्य बिठाना होता है। इस विचारधारा का जो प्रचलन है वह सर्वाधिक रूप से अमेरिका में हुआ। तीसरी जो विचारधारा है, तीसरा जो स्कूल है पॉलिटिकल, वह है ऑर्गेनिज्मिक स्कूल अर्थात जीव संबंधी विचारधारा। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।